नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, आज की इस क्लास में हम रंगभूमि सीरीज का प्रैक्टिस सेट 9 डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है P वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ Q, कि जो P है हमारा इनवर्सली वेरी करता है Q स्क्वायर के। इसका मतलब यहाँ से P बराबर K अपॉन Q स्क्वायर हो गया। नाउ व्हेन Q इज इक्वल टू 2.4, P इज इक्वल टू 1.5, तो 1.5 बराबर K अपॉन 2.4 का होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो K की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 1.5 इंटू 2.4 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। आगे हमसे बोला गया कि P बराबर 5 है तो Q की वैल्यू कितनी होगी। तो भाई P की वैल्यू हमने रख दी 5, K की वैल्यू हम यहाँ पे 1.5 इंटू 2.4 का होल स्क्वायर होता है भाई 5.76 अपॉन क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू यहाँ से हमारा देखो कितना हो जाएगा, 5 से 3 बार कटा और 0.3 कितना हो जाएगा भाई, इसको काटेंगे तो 6×3 = 18, 7×21 और 1 22, 5×15 और 2 17, 1.728 हो जाएगा। तो बेसिकली अब हमें ये कैलकुलेशन सोल्व करनी है कि 1.728 का अंडर रूट कितना होगा। ये देखेंगे हम, ऑप्शन हमारे देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्लोज है। अगर ऑप्शन क्लोज है तो बेसिकली आपको मैथ में यहाँ पे चीजों को रेशनलाइज करना आना चाहिए कि आप कितने अच्छे तरीके से रेशनलाइज करते हो, उतना ही आपका बेनिफिट होगा। अब देखो 1.728 की मैं बात करूं तो मेरे को पता है कि ये आपके 1.3 के अंडर रूट के बराबर कहीं नियर अबाउट होगा। क्यों? क्योंकि देखो बंधु 1.3 का आप स्क्वायर करोगे ना तो ये होता है आपका 1.69। ठीक है, तो ये उसी के कहीं करीब है। अब मैं वन अगर मान लो इसको 1.3 लेता हूं तो 1.3 में मेरा मैं सीधा सीधा इसका आंसर 1.2 कर दूंगा। लेकिन बात ये कि भाई ये 1.5 भी तो हो सकता है, लेकिन 1.5 के लिए इसको 1.35 से ज्यादा होना पड़ेगा। अगर 1.35 का मैं होल स्क्वायर करता हूं तो देखो ये कितना होता है भाई, 5 का 25 और 13 इंटू 14 आपका होता है 182। तो ये कुछ आपका 1.8225 बनेगा, और वो इससे ज्यादा है। तो बेसिकली ये जो आपका आएगा ये 1.3 के कहीं 1.31 1.32 इतना ही कुछ जाएगा बस। क्यों? क्योंकि ये तो आपका ज्यादा हो गया। तो इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.2। तो ये वाली चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो ऐसे क्वेश्चन में। अब देखो अगर एग्जाम हॉल में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहाँ पे आके आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और ये आपकी ज्यादातर गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको क्या है ना, श्योरिटी चाहिए होती है कि भाई मेरा क्वेश्चन सही हुआ है। तो उस श्योरिटी के चक्कर में आप यहाँ पे बहुत ज्यादा फंस जाते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको रेशनलाइज करना आती हैं तो आप बच जाओगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि a प्लस बी बराबर 12 है, ए बी बराबर 35 है। हमसे यहाँ पे बोला गया है भाई a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 10 का क्यूब कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये a प्लस बी बराबर 12 है और ये 35 है, तो मैं इनको सीधा 7 इंटू 5 35 और 7 प्लस 5 12 हो गया। तो यहाँ पे हमें ये वाली रखनी है। अब ये जो 4 पावर है इसका मतलब क्या है, a की पावर 4 का मतलब भाई 7 का स्क्वायर, बी की पावर 4 का मतलब भाई 5 का स्क्वायर माइनस 10 का क्यूब। वैसे तो देखो यहाँ पे सबके यूनिट डिजिट 6, तो वो तो हमारे पास खेल ही खत्म हो गया कि यूनिट डिजिट से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 7 का स्क्वायर 49 और 49 का स्क्वायर 2401। अगर आपको ये वाली चीज याद है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625, माइनस 10 का क्यूब आप 1000 कर दोगे। तो ये कितना हो गया, ये आपका 1401, 1401 और 600 कितना हुआ, 1400 600, 2026 आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा भाई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज आपको यही है कि आपको जो स्क्वायर और क्यूब है ना ये याद होनी चाहिए। अगर ये याद है तो आपका बहुत टाइम बच सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है मित्र, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, कि ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, एंड बी कैन डू इट इन 80 डेज, बी आपका 80 दिन में कर सकता है। आगे हमसे बोला गया है कि हम अगर इन दोनों को काम करवाते हैं तो ये देखो हमारा एलसीएम में सीधा सीधा निकालू तो 8 और 3 इसमें होगा और 10 इसमें होगा, बस सॉरी इसमें 5 आ जाएगा ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 10 आ जाएगा। 8 का इसका आ गया, 3 2 10। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे हमारी इसकी एफिशिएंसी ये हो जाएगी और इसकी एफिशिएंसी ये हो जाएगी। हमसे बोला गया है बी अकेले 2 दिन कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। अगर बी 2 दिन काम करता है तो बी का 2 दिन का काम कितना हो गया भाई, 20। अच्छा, बी 2 दिन करता है ना, तो बी का 2 दिन का काम 6 हो गया ना भाई। बी के 2 दिन का काम कितना हो गया, 6, क्योंकि एक दिन में 3 करता है, 2 दिन में 6 करता है। और तीसरे दिन आपका ए आता है तो ए का एक दिन का काम कितना है, 10। तो बेसिकली ये दोनों आदमी 3 दिन में 16 काम करते हैं।
3 दिन में 16 काम करते हैं। हमसे पूछा गया कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा। टोटल कार्य कितना भाई 8 या 24 240। तो 240 हमें काम करवाना है। 240 काम करवाना है, इसका मतलब ये सीधे सीधे कितना है 16 का 15 गुना है। 16 का 15 गुना तो हमारा 45 दिन में कितना काम हो जाएगा भाई 240। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 3 नंबर, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि सेक थीटा माइनस कोस थीटा 14 है। 14 सेक थीटा बराबर x है और हमें इस x की वैल्यू निकालनी है कि भाई x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो भाई यहाँ पे आपको पता है कि ये जो है सेक थीटा माइनस कोस थीटा को आप क्या लिखोगे 1 सेक थीटा बराबर कितना है 14। तो बेसिकली आपका ये क्या बना, ये बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 14 सेक थीटा। यही बना। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है, ये आपको पता है जी, ये हमारा होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 14 सेक थीटा। तो हमें यही तो पूछा गया 14 सेक थीटा बराबर x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगर आपको पहले स्टेप में समझ में आ गया कि मेरे से क्या क्या करवाना चाह रहा है ये, तो आप कर लोगे। अगर ये समझ में नहीं आया कि मेरे से क्या करवाना चाह रहा है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है in a sell offer Mahesh was given a 24% discount on the portion of the mark price paid in cash। अगर आप कैश में पैसा दे रहे हो तो आपको 24% का डिस्काउंट मिलेगा भाई। ठीक है, आगे आपसे बोला गया बट इट 1.5% चार्ज वाज अप्लाइड टू द पोर्शन पेड वाया क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड से ले रहे हो तो भाई आपको 1.5% ज्यादा देना पड़ेगा। हमसे बोला गया इफ महेश पेड 40% ऑफ द मार्क प्राइस इन कैश। कैश ले रहा है 40% मतलब 2, और यहाँ पे ले रहा है बचा हुआ कितना 3। भाई 40% यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे 60% लेगा। एंड इज टोटल फाइनल पेमेंट वाज रुपए दिस। इसका जो टोटल फाइनल पेमेंट था वो कितना था इतना। व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। तो देखो भाई बेसिकली हुआ क्या, 2 पे इसको 24% का डिस्काउंट मिला, मतलब 24 दूना 46, यहाँ पे इसको 46 का डिस्काउंट मिला, और यहाँ पे कितना 15 थी 45, 4.5 इसका एक्स्ट्रा लग गया। तो इसको जो टोटल भुगतान करना पड़ा वो कितना करना पड़ा भाई -46 प्लस 4.5, और ये टोटल आपका कितना था 2 और 3 5। तो जब आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 41.5 अपॉन 5, और ये आपका कितना होगा, ओ सॉरी ये 24 दूना 48 है भाई। ये 24 दूना 48, 48 में से आपका 5 जाएगा, कितना बचेगा 43। तो ये आपका हो गया 43.5। ठीक है, 43.5 में 5 का भाग दोगे 5 × 40, 8.7% आ गया भाई आपका। 8.7% का क्या है डिस्काउंट। अगर 8.7% का डिस्काउंट है तो मतलब आप बेच कितने में रहे हो बंधु, तो आप इसको बेच रहे हो 91.3 में। क्यों, क्योंकि 8.7 का तो आपने डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो वैल्यू दे रखी है 6391, ये आपकी वैल्यू है 91.3 की। हमसे बोला गया कि जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल एमआरपी था वो कितना था 100, इसकी वैल्यू में निकालनी है। अब यहाँ पे देखो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 1 0 यहाँ पे लगा लोगे, ये कितना है, ये 9 7 लगभग 7 गुना है इसका। 7 गुना लगभग क्या पूरा ही होगा ना, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 और 2 9, 9 7 63। ठीक है भाई, तो इसका 7 गुना है तो हमारा सीधा सीधा यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 7000। एक तो ये वाला तरीका बेसिक तरीका जो इसका सबसे बेहतर अप्रोच मेरे को लगती है। अगर आप थोड़े से एडवांस फॉर्म में हो तो इसका एक दूसरा और तरीका है जो मैं जनरली अप्लाई करता हूँ। ये मैं उन्हीं को रिकमेंड करूंगा भाई जिनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है मैथ्स को लेके। तो बंधु मैं इसमें सीधा क्या करूंगा, मेरे को पता है 6391 ये वैल्यू है। ये कितने की वैल्यू है, अगर मैं 2 ले लेता हूं, समझो बात भाई, कैश कितना आता है 40%, 40% का मतलब 2 हो गया, और इसको कितने में बेच रहा है अगला बंदा 24% की छूट पे। 24% की छूट पे मतलब 2 × 76, तो यहाँ पे हो गया। प्लस जो 3 बेच रहा है वो कितने पे बेच रहा है भाई, 1.5% एक्स्ट्रा, मतलब 101.5 पे इसकी वैल्यू है। हमें निकालनी है कितने की वैल्यू 5 × 100 की। 5 क्यों भाई, 2 और 3 टोटल 5 था, 5 लिखा और 100 क्यों भाई, ये 76% था और ये 101.5% था, तो इसलिए ये हमने 100 यहाँ पे ऊपर लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना तो बस ये एक स्टेप में आपको कैलकुलेशन करनी है। मेरे को नहीं लगता कि इसकी कैलकुलेशन भी कोई इतनी ज्यादा टफ होगी। ये और ये बात वही। चलिए भाई अगला 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया फिक्स अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 26% विद इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन हाउ मेनी इयर्स विल द अमाउंट डबल। तो देखो यहाँ पे हमारा एक रूल ऑफ 72 काम करता है। रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि जो भी आपका पैसा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से डबल हो रहा है, तो आप
उसमें 72 में रेट का भाग दे दोगे तो टाइम निकल के आ जाएगा, और अगर 72 में टाइम का भाग दे दोगे तो रेट निकल के आ जाएगी। ये आपका रूल ऑफ 72 कहता है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखी है, रेट, हमें निकालना टाइम, तो 26 में इसका भाग दोगे, 26 या 78 लगभग 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने चाह रहा हूँ भाई, बहुत काम की, कि जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे अमाउंट डबल हो जाता है, प्रिंसिपल डबल हो जाता है, तो आपका जो रूल ऑफ काम करता है कौन सा, 72। इसका मतलब क्या हुआ, 72 अपॉन टाइम तो रेट आ जाएगा, 72 अपॉन रेट तो टाइम आ जाएगा। और इसमें एक स्पेशल चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है, 8%। मतलब अगर आपकी रेट 8% है, मतलब इसका जो भी ये रिजल्ट है, ये अगर 8 8 आ रहा है या 8 से कम आ रहा है, तो जो आपका ये वाला रूल है वो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है। लेकिन जब ये वाली चीज आपकी 8 से ज्यादा होती है, मान लो यहाँ पे 9 आया है, यहाँ पे कितना है, 9, तो जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा वो 9 से बड़ा होगा। अगर मान लो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है आपका 10 आ रहा है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर है 10 से बड़ा होगा। तो ये 8 तक तो आपका कम होता है, लेकिन 8 से ज्यादा आते ही ये एग्जैक्ट आंसर जो आपका आंसर आ रहा है उससे थोड़ा ज्यादा होता है। इन द सेम वे ये रूल काम करता है ट्रिपलेट में। ट्रिपल के लिए क्या होता है कि अगर कोई धन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से 3 गुना हो रहा है, तो वहां पे आपसे बोला जाता है कि 114 में टाइम का भाग दे दो रेट आ जाएगी, 114 में रेट का भाग दे दो टाइम आ जाएगा। यहाँ पे जो काम करता है वो 20% तक ये काम करता है। कि क्या हुआ कि अगर यहाँ से मान लो आपका आंसर 20% आ रहा है, तो 20% तक तो फिर भी वो वेरिएशन थोड़ा होता है। लेकिन इसका आंसर मान लो आपका 30 आ रहा है, अगर आपने कैलकुलेशन की और यहाँ से आपका 30 आ रहा है, तो आपका जो रियल एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो 30 से कुछ बड़ी होगी, वो 33 34 35 ऐसी ऐसी कुछ होगी। इसी तरीके से मान लो यहाँ पे आपका 40 आ रहा है, तो जो आपका रियल आंसर होगा वो 45 के आसपास होगा। तो यहाँ से क्या है कि 20%, 20 से ज्यादा की अगर ये पे वैल्यू आ रही है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर उससे कुछ ज्यादा ही होगा। अगर आपसे बोला जाए कि आपका धन 4 गुना हो रहा है, तो 4 गुना के लिए आप रूल का यूज में लेते हो 144 का। रूल ऑफ 144 का मतलब वही, भाई टाइम का भाग दे दोगे तो रेट आ जाएगी, और 144 में अगर आप रेट का भाग दे दोगे तो आपके पास टाइम निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो वैल्यू काम करती है 12% तक, कहाँ पे, 12% तक। 12 से ज्यादा मान लो ये अगर 15 आ रहा है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा वो 16 17 18 तक कहीं जाएगा। 17 18 मतलब इससे 15 से कुछ ज्यादा आएगा। तो ये वाली जो तीनों चीजें वो इसलिए ध्यान रखनी है आपको, कि आपको कैलकुलेशन में ज्यादा हेरा फेरी करनी नहीं पड़े। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इफ 732xy इज ए नंबर डिविजिबल बाई 70। भाई आपका एक नंबर दे रखा है 732xy, ये 70 से डिविजिबल है। हमें पता चला 70 से डिविजिबल होते ही y बराबर आपका सीधा सीधा 0 हो गया, क्योंकि y 0 होगा तब जाके इस 0 से 0 कटेगा। तो अब आपकी जो बची हुई वैल्यू है 732x, इसमें आपको भाग देना है 7 का, और हमसे बोला गया कि x प्लस वाई बाई 2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई, अगर मैं इसमें 7 का भाग देता हूँ तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, आपका बचता है 4। अब 4 के साथ में x के साथ या तो 2 ले लूँ या 9 ले लूँ, इन दोनों केसेस में इसमें भाग जाएगा 7 का। तो हमें अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी बंधु, 2। तो हमारा x प्लस वाई अपॉन 2 जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2 प्लस 0/2, मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, मल्ल रन अराउंड ए सर्कुलर फील्ड एट ए स्पीड ऑफ 7 राउंड्स पर आवर। मतलब क्या है कि एक ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है, हम मान लेते हैं कि सर्कुलर ट्रैक की लंबाई है 1 किलोमीटर। कितनी, 1 किलोमीटर। तो जो मल्ल है आपका वो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, भाई 1 घंटे में 7 राउंड लगा रहा है, तो एक राउंड 1 किलोमीटर का, तो 7 राउंड 7 किलोमीटर के, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर पर आवर। इन द सेम वे जो आपकी नेहा है वो 1 घंटे में 11 चक्कर लगा रही, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि हमने मान लिया कि राउंड, ये जो राउंड है, एक राउंड की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है, तो ये 11 चक्कर लगा रही, तो 11 राउंड इसने चले, और 11 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, 11 किलोमीटर, और वो 11 किलोमीटर कितने घंटे में, 1 घंटे में, तो इसकी स्पीड आ गई। हमसे पूछा गया कि एट व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो देखो भाई, ये इनकी स्पीड है। अगर दोनों आदमी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। स्पीड का डिफरेंस कितना हो गया, 4। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 1 किलोमीटर, क्योंकि ट्रैक की लेंथ हमने कितनी मानी, 1, तो इसमें 1। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने कर दिया, तो ये दोनों, ये क्या आ गया, इनका एक पहली बार ये एक दूसरे से कब मिलेंगे और टाइम आ गया। तो ये हमारा कितना हो गया, 15 मिनट। तो 15 मिनट का मतलब क्या हुआ, अभी 2:45 पे चले और 3 बजे मिल जाएंगे।
ठीक है, 3 बजे पीएम का ध्यान रखना भाई, ये एएम वाला है, ये गलती बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या आंसर आ जाएगा 3 पीएम। अगर हमसे बोला जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं भाई, 7 का और 11 का, मतलब इनका क्या लेते, 1/7 और 1/11, इनका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। भाई ये इसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, इसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उन दोनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। कब, जब हमसे बोला जाता है कि पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, हमसे बोला जा रहा है अब कि इस पूरे ट्रैक पर कहीं पे भी मिले, बस पहली बार मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये इनकी स्पीड का रेशियो 7:11 है, हमसे बोला जाए कि इस पूरे ट्रैक पर ऐसे कितने डिस्टिंक्ट बिंदु हैं जिन पे ये एक दूसरे से मिलेंगे, तो भाई अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस। अगर माइनस होगी तो इन दोनों को माइनस कर लो, 4 इस पॉइंट पे बिंदु हैं जिन पे एक दूसरे से मिलेंगे, अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का क्या हो जाता है, एडिशन, तो 11 और 7 कितना हो गया, 18। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे तो इस सर्कुलर ट्रैक पर 18 ऐसे अलग अलग पॉइंट होते जिन पे एक दूसरे से मिलेंगे। ये मैंने जस्ट आपके रिवीजन के लिए चीजें बताई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ABCD is cyclic quadrilateral, diagonals BD and AC intersect each other at E. Okay, if BEC is equals to 138 degree and ECD is equals to 35 degree, then what is the measures of angle BAC? ये भाई हमारा हो गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमसे बोला गया BD और AC एक दूसरे को E पर कट करती है, ठीक है भाई, BD और AC एक दूसरे को E पर कट करती है ना। डायगोनल BD एंड AC, ओके, BEC हमें 138 डिग्री दे रखा है, BEC ये वाला एंगल हमारा 138 है, ECD 35 है, ECD ये वाला एंगल हमारा 35 है। देखो बंधु, अगर ये वाला एंगल 35 तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 103 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसका और इसका सम 138 होना चाहिए, क्योंकि 138 हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। ये देखो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इस वाले ट्राइंगल में। हमसे बोला गया BAC क्या होगा, BAC, तो देखो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि सेम चाप के द्वारा बनाए गए एंगल है, सॉरी सेम कोड के द्वारा बनाए गए एंगल है। तो ये वाला एंगल 103 डिग्री हुआ, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 103 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे यही चीज ध्यान रखनी थी कि ये वाला एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता देता हूँ भाई, बहुत बहुत ज्यादा काम किए हैं साइक्लिक रिलेटेड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपका क्या होता है, ये इस पे तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इसको ध्यान रखना। इसमें आपका क्या होता है, AE अपॉन EC, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, AE लिया ना आपने तो AD इंटू AB, और इधर लिया आपने C लिया तो भाई BC इंटू CD। तो ये बहुत, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वहां पे क्या है, इसको समद्विभाजित कर देता है, एक रेशियो एक में काट देता है और फिर पूछता है आपसे। तो एक रेशियो एक में काट देता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये AB इंटू AD बराबर ये इधर चला जाएगा, तो CB इंटू CD हो जाता है। आपसे बोला जाता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों जो डायगोनल है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। या फिर बोल दिया जाता है कि ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को समद्विभाजित करता है, तो फिर आपको ये वाली इनमें से कोई भी एक चीज नहीं देके पूछ लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा एक और है डायगोनल का, आपका होता है AC इंटू BD बराबर होता है AB इंटू CD प्लस AD इंटू BC। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक और है आपका AE इंटू EC, AE इंटू EC बराबर होता है BE इंटू CD, ठीक है, बीई इंटू ईडी। ये ध्यान रखना भाई, तीन प्रॉपर्टी बताई है मैंने, इन तीनों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर इससे, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का 10 नंबर। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि यदि 5 वर्षों में देश के आयात से संबंधित आंकड़ों के लिए पाई चार्ट तैयार किया जाता है तो 2015 में आयात को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो सबसे पहले हम इन सबके आयात को जोड़ना होगा। जब हम इन सबके आयात को जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा कितना, देखो आयात कौन सा है भाई, ये वाला 390, 400, 400, 800, 800 और 400, 1220, 1200 और 400, 1670, 1670 और 330 कितना हो गया, 2000। तो 2000 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है भाई, 360। क्यों, क्योंकि पाई चार्ट तो 360 डिग्री का होता है। हमसे पूछा गया है 2015 में कितना भाई, 410। हमसे वैल्यू पूछी गई 410 की, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएंगे, फिर तो इसकी तो कैलकुलेशन बीजिए भाई, 18 हो जाएगा। 18 एकम 18, 18 चौक 72, 72 और एक 73। तो ये इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी,
एक मिनट भाई, इसकी ये वाली कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा? अच्छा 1 है भाई, सॉरी, ये 200, 18 दूना 36, 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 1 73, यही तो आएगी भाई 73.8 डिग्री है। अच्छा ओके, आंसर गलत है भाई, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 73.8 डिग्री। ठीक है भाई।